चलिए फिर, तो अभी है आपका चैप्टर नंबर 11 ये इंटर न्यूज A20। नाम है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आ रहा उधर? एक सेकंड रुक जाओ, आ गया ना? तो अभी देखिए, यहाँ पे एग्जाम में तुमको आएगा बड़ा क्वेश्चन इसका। तो बड़ा क्वेश्चन मतलब 15 से 20 मार्क के बीच। नॉर्मली 20 मार्क्स का आता है, बट अभी फर्स्ट टाइम अपना आ रहा है तो बोल नहीं सकते मार्क्स का आएगा। बट लेके चलो एवरेज 15 मार्क्स से 20 मार्क के बीच में आएगा। देखिए ये चैप्टर और एक और चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों मिला के। तो इसका जो यूनिट 1 है में अपन बैलेंस शीट पी&एल बनाना सीखेंगे, और यूनिट 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द। तो जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहला इसने बोला है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे आप बनाओगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ है ना, लॉ का पार्ट है। आप लॉ में पढ़ोगे कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ाएगा, रेफर लॉ। हाँ, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटीज होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब ये सब रेफर लॉ। ये हाँ, स्मॉल कंपनी, ये सब लॉ की बात है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर। अच्छा, तुमको एक सेक्शन याद करनी है कि कंपनीज एक्ट की सेक्शन है 128। कौन सी है? उसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी को कौन कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। तो ये 128 है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है? एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एंड कीप एट रजिस्टर ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट जो बुक्स होती है वो सब रखना पड़ता है, बराबर है। और वो भी डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे करना पड़ता है? एंड अक्रूवल सिस्टम पे। सो कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, कंपनी कांट फॉलो द कैश सिस्टम। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कैन, कंपनी कांट। कंपनी को हमेशा अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना और डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें तुम पढ़ने वाले हो लॉ में, तो ये पूरा है बेसिकली लॉ का ही रेफरेंस है पूरा, ठीक है। के बाद ये देखिए आपके फाइनल अकाउंट, इसके अंदर आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है। इसने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है? पहला किया है बैलेंस शीट, क्या किया है? बराबर है। दूसरा किया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरा किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ किया है तुम्हारा चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर तुम्हारा इक्विटी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो रहे हैं, बायबैक हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वो बनाना पड़ेगा। और लास्ट में बोला है एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसका डिटेल वर्जन की ये चीज़ है, ये कहाँ से आई, क्या हुआ, उसका पूरा डिटेल देंगे अपन, करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे बोला है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ओपीसी वाले, 1% कंपनी, ठीक है, और स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, उनके कैश फ्लो बनाना, ये तो उसको मतलब लॉ में पढ़ोगे तुम लोग। ये सब आगे अपने सब चीज़ें अपने देख आती है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये सब लॉ वाला पार्ट है। अब अच्छा, इसके अंदर तुम इंश्योरेंस बैंकिंग को मत लेना, उसके लिए अलग से उनका एक्ट बना हुआ है, उसमें फॉर्मेट है, तो उसको भी छोड़ो। अब जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में कंप्लायंस करना, जो जो एएस में डिस्क्लोजर है वो सब आपको देने, तो जो ट्रीटमेंट है वो सब करना पड़ेगा। और इसकी सेक्शन है 130, कौन सी है? 133 में बोला है कि आपको अकाउंटिंग जो कंप्लायंस है वो सब करने पड़ेंगे, तो याद रखना है। अब अपना केस शुरू करें यहाँ से। अब थोड़ा बाद में कर लेंगे एग्जाम्पल आ रहे हैं। अब वो है फॉर्मेट, क्या है वो अपना? एक बैलेंस शीट पी&एल कैसे, तो फॉर्मेट की बात करते हैं, बाद में करेंगे। फॉर्मेट नहीं, इसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हारा अलग से फॉर्मेट जो है ना वो दे रखा है शेड्यूल 3 में। कहाँ पे दे रखा है?
शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ना आपको दे रखा है, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें जो पार्ट 1 है वो बैलेंस शीट का है और पार्ट 2 जो है वो P&L का है। तो ये शेड्यूल 3 दे रखा है, दिस इज योर बैलेंस शीट पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1, क्या रखना, शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट का, पहले बैलेंस शीट आएगी फिर P&L आएगा। अब ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, क्या लिखना है, फिर आएगा बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है तुम्हारी यहाँ पे डेट आ जाएगी 31 मार्च 2020। अब इसमें क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट में देखो ये 3 कॉलम बनाया है इन्होंने, उसके बाद पर्टिकुलर है, फिर नोट नंबर है, फिर अमाउंट है। अमाउंट 2 तरह का अमाउंट है, एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो पहले करंट ईयर लिखा है, बाद में क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर। दिस इज ओनली फॉर द कंपेरिजन, आप कंपेयर कर पाओगे, लास्ट इतना था ये इतना है। अगर एग्जाम में तुमको प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं मिलते हैं तो ये कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट प्रीवियस ईयर के फिगर मिलते हैं तो ये बनाना कंपलसरी, वो ध्यान में रखो। अब ये फॉर्मेट कैसा है वो देखिए। जैसे आपको पता है कि बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक असेट होता है दूसरा लायबिलिटीज। तो यहाँ पे भी 2 साइड है, एक असेट है दूसरा लायबिलिटीज है, बट लायबिलिटीज को थोड़ा इज्जत दे रखी है और इसने प्यार से बोला है इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या बोला है इसको। और दूसरा जो है तुम्हारा ये रहा, ये फॉर्मेट सीधा असेट्स, तो हो गए। अब ये जो फॉर्मेट है ना ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है, तो जो आपने बचपन में पढ़ा टी वाला वो हॉरिजॉन्टल होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये ऐसे चलेगी, पहले लायबिलिटीज फिर असेट, आया समझ में। अब सबसे पहले लायबिलिटीज आएगी फिर असेट आएगा। लायबिलिटीज को इज्जत दिया, बोला कि इसको लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे इसको, ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको, बट इसके अंदर सब चीजें आएगी, इसका ओवरऑल यहाँ पे आएगा, बट इसका डिटेल चाहिए तो डिटेल यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा नोट्स में। कहाँ पे मिलेगा, तो बेसिकली नोट्स क्या है, नोट्स का मतलब है इसका डिटेल वर्जन, अगर डीप में चाहिए तो वहां पे जाओ, क्योंकि हर चीज को आप फेस में नहीं दे सकते। समझिए कोई भी वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ICAI वेबसाइट, राइट, ये फर्स्ट पेज है होम, जैसे मैंने ICAI.org ओपन किया, ये ओपन हो गया। मुझे बताओ इस वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है क्या इसके फर्स्ट पेज में है, छोटा फर्स्ट पेज में, इज द फर्स्ट पेज, बस इतना। क्या इस वेबसाइट में इतना ही कंटेंट है, बहुत सारा है, और हमने इसके अलग अलग हेडिंग बना दी। क्योंकि क्या होता है पता है, ऐसा क्यों किया मुझे बताओ, क्यों नहीं इसने सारा कंटेंट इधर ही डाल दिया, ऐसा घुमाते नीचे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सब चीज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हर इंसान को हर चीज में इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप CA स्टूडेंट हो तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको मतलब होता है स्टूडेंट पोर्टल, RTP MTP पास के पेपर मटेरियल खत्म। अब ये कितने मेंबर है, मेंबर के लिए सेमिनार कहाँ पे है, उससे तुमको लेना कार्ड में जाओ, अपने को मतलब भी नहीं, तुमको मतलब है स्टूडेंट सेक्शन। तो यहाँ पे ICAI ने क्या किया, देखो वेबसाइट बच्चे बनाई तो उसने क्या किया, कुछ चीजें कर ली। तो जैसे इसने ओपन किया तो नंबर तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कुछ देख सकते हो, हेडिंग है होम, अबाउट अस, अनाउंसमेंट, शेड्यूल, कॉन्टेक्ट अस और ब्रांच, बराबर है। थोड़ा और नीचे आया है तो हमने ये देखा स्टडी मटेरियल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेबस, न्यू ओल्ड, ई बुक, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस से पेपर, ये सब है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट पोर्टल, GMCS VMCS BOS अनाउंसमेंट, ये सब है। ये बोलते हैं फेस ऑफ द वेब। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि हर इंसान को सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। आपने क्या वेबसाइट बनाया और आपने क्या किया, अब मान लो तुम स्टूडेंट हो तो तुम इसमें जाओगे ना, स्टूडेंट के सेक्शन में जाओगे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से जब तुम ओपन करोगे तो तुम स्टूडेंट सेक्शन में जाने वाले हो, सर मुझे तो ये इस चीज़ से मतलब है तो मैं तो इसमें ही आऊँगा, तो तुम यहाँ से सिर्फ ये ओपन करने वाले हो, स्टडी मटेरियल और ये सब। क्या ये तुमको समझ में आया, बताइए। तो मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट ICAI की मेन, तो स्टूडेंट वाली थी ICAI, द मेन वेबसाइट ऑफ ICAI, इस कॉल होम पेज। क्या बोलते हैं इसको, ये फेस है। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, होम, ओवरव्यू, कमिटी, मेंबर, स्टूडेंट, रिसोर्स, ई सर्विस। अब अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें मेंबर से और ये ओवरव्यू से मतलब भी तुम क्यों इतना पढ़ोगे, तो अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट का काम है तुमको देखना है, तो तुम इस पर क्लिक करते हो, और जैसे इस पर क्लिक हुआ तुमको पता चला अच्छा इसमें फाउंडेशन का ये है, इंटर का ये है, फाइनल का ये है, मुझे इसमें आना, ये करना है। अब मान लो सेम चीज हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, ये बैलेंस शीट है, फेस, ये मेन पेज है,
बट हर इंसान, मुझे बताओ क्या इसमें बैलेंस शीट में इतना आइटम क्या, बहुत सारा आइटम है। एक कंपनी में बहुत सारे इनकम होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी एसेट होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। और जो यूजर है, हो सकता है इसको सब चीजों में इंटरेस्ट, पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट। तुम बैंक हो, अब तुम्हारे पास में काम नहीं, जैसे रिलायंस कंपनी जो बैलेंस शीट है मान लो 50 पेज की, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है तुम एक एक आइटम पढ़ोगे। क्या कर सकते, तुम उसका मेन देखोगे कि इस कंपनी ने और कहाँ से लोन लिया, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है कि इस कंपनी ने और कितना लोन ले रखा है। तो अभी तुमको उसका कितना फिक्स असेट है, कितना अदर इनकम है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको ये मतलब है कि उसने कितना सेल कर रहा है, इससे मतलब है। और तुमको मतलब है कितना प्रॉफिट है, और तुमको मतलब है कितना लोन ले रखा है। तीन चीज से मतलब है। तुम देखोगे अगर इसका ज़्यादा लोन है तो अपना शायद ईएमआई नहीं पे कर पाएगा, तो कम लोन है तो अपना ईएमआई आराम से पे कर पाएगा। तो आपने ये चीज़ देखी। अब आपको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है कि टेंजिबल असर कितना, इन्वेंट्री कितनी, का डेटस कितना है, उससे कोई मतलब तुमको नहीं है। तो अगर तुमने सब साथ में लिख दिया तो बेचारा वो कैसे, मतलब उसको बहुत टाइम जाएगा ना। इसके लिए आपने इन हेडिंग बना ली। अब मान लो अगर वो बंदा जो है, इसके नोट नंबर आएंगे सामने, तो अगर उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना है तो वो सिर्फ इस नोट नंबर जो भी 1 2 3 5 जो भी होगा उसको रेफर करेगा। सब चीज़ों को करने का हम सेम वही लॉजिक वेब। तो इसने भी सेम किया। इसने क्या किया कि पहले बनाया फेस, क्या बनाया, इसमें ओवरऑल क्या है, टोटल क्या है वो पता चलेगा कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, ये इतनी है। अब इसमें कितनी इक्विटी है, कितनी प्रेफरेंस, कितनी ऑथराइज है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब है, कितनी पर्सनल है, वो सब यहाँ पे नहीं आए। वो इसका नोट में रेफर करना, यहाँ पे डीप में मिलेगा, डिटेल में मिलेगा कि इसमें ये इतना इतना कितना लोन है, वो यहाँ पे है टोटल लॉन्ग टर्म। बट उस लोन के अंदर कितना बैंक से है, कितना रिलेटिव से है, कितना डायरेक्टर से है, ठीक है, कितना दोस्त से है, कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, वो सब के लिए आपको उसको नोट को रेफर करना है। तुमको समझ में आया। इस तरह से अपन ने वो नोट्स बना दिए। जैसे बैलेंस शीट पीरियड खत्म होगा, आपके नोट शुरू हो जाएंगे और उसमें डीप में मिलेगा सब चीज़। और हम रेफरेंस नंबर भी देंगे ताकि तक उनको सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मान लो किसी को सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इंटरेस्ट है तो उसको नंबर दिए नोट नंबर 3। अब उसको 1 और 2 पढ़ने का काम नहीं, तो वो 1 और 2 स्किप कर सकता है, डायरेक्ट 3 पे। क्या ये तुमको समझ में आया। अब बात करते हैं, नोट समझ में आ गया, अमाउंट तो पता है कि जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे देखना है अपने को। अब मैंने बोला कि देखो हेडिंग बात करते हैं, तो सबसे पहले दो हेडिंग है, असेट और लायबिलिटीज। पहली है लायबिलिटीज, उसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्या है, दूसरा है असेट। सबसे पहले हमको इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला वर्ड यूज किया इक्विटी, फिर किया लायबिलिटीज। तो पहले इक्विटी के बारे में बात करते हैं। इक्विटी का मतलब सिंपल मतलब होता है ओनर का पैसा। कौन सा मतलब, क्या मतलब होता है। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो देखो मैं ऐसे चार्ट बना देता हूं तुम्हारे, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ये होता है बैलेंस शीट फॉर्मेट। ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, assets। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसके चार पार्ट है, कितने पार्ट है इसके, चार। पहला जो है इसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अब इसमें है ना आपके वापस तीन पार्ट है, कितने पार्ट है। पहला है शेयर कैपिटल, तो जो भी आपका शेयर कैपिटल है, इक्विटी प्रेफरेंस सब यहाँ पे। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या है, तो जितने भी आपके रिजर्व्स है, चाहे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, ठीक है, सीआरआर, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट
शेयर वारंट क्या है, ये इंटरेस्टिंग। ये एक्चुअली अभी तो बहुत कम होता है, बट पहले था। क्या होता है वो समझिए। मान लो मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कंपनी बड़ी फेमस कंपनी। तो एज अ यूजर तुम चाहते हो कि मुझे रिलायंस के शेयर मिल जाए। तो अभी तो रिलायंस के शेयर सब लोगों के पास में कोई बेचने को रेडी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमने रिलायंस अंबानी जी से बात की, अंबानी जी यार मुझे आपकी कंपनी कोई बेचने को रेडी नहीं है। अंबानी बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ? समझ में आया? वो तो उनके हाथ में, मैं जबरदस्ती थोड़ी रहेगा। तो नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये बताओ आप इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हो तो फ्यूचर और शेयर इशू करोगे कि नहीं करोगे? बोला बिल्कुल करेंगे। बोला जब भी आप फ्यूचर में शेयर इशू करोगे पैसा आज ले लो, तो वो शेयर मेरे को दे दो। समझ में आया? मेरे को 1 लाख शेयर मांगता आपकी कंपनी, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो भी होगा फ्यूचर में शेयर अभी पैसे ले लो, ठीक है? आप कितने में इशू करोगे? तो बोला 200 रुपये पर शेयर। तो बोला 200 पर शेयर इंटू 1 लाख रुपये, ये लो इतना करोड़ रुपए ले लो, बट ये शेयर मुझे मिलने चाहिए फ्यूचर। मान लीजिए आइडिया है क्या आ गया? शेयर का अभी देना ही नहीं है इसको शेयर। समझ में आया कि नहीं आया? पैसा आज मिल रहा है, अपने तो फायदा है ना, अपना उस पैसे को यूज करेंगे और कमाएंगे। जाती दिमाग बोला ओके, तो तकलीफ नहीं है, लाओ पैसा। पैसा आती लक्ष्मी कोई मना नहीं करता, ले लिया पैसा। सामने वाला बंदा बोला सर कल उठ के आप नहीं रहे तो आपके बच्चे ने मना कर लिया, तो मुझे कुछ लिख के दो ऐसा। तो ठीक है आपको लिख के देते हैं। तो फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया और उसमें लिखा कि इस भाई साहब को, बोला सर भाई साहब मत बोलो। बोला क्यों? अरे सर कल उठ के मैं मर गया तो मेरे बच्चे को आप नहीं दूंगे, आपने मेरा नाम लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा नाम मत लिखो, ऐसा लिखो कि जो भी इस सर्टिफिकेट को लेके आएगा, मेरा बच्चा मेरा बहू जो भी लेके आएगा उसको मिल जाएगा। क्या तुमको समझ में? तो मैं बेच भी सकता हूँ, तो किसको बेच भी पाएगा। बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो उसने बोला कि जो भी ये सर्टिफिकेट लेके आएगा वो शेयर लेके फ्यूचर में जब इश्यू होंगे तभी। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? पैसा लिया, शेयर दिया, बट शेयर नहीं दिया, सर्टिफिकेट। शेयर तो फ्यूचर में इशू होगा ना, तो अभी कहाँ शेयर इशू किया? शेयर तो अभी इशू करना ही नहीं है, तो फ्यूचर में होगा। तो अभी आपको एक सर्टिफिकेट दे दी, सर्टिफिकेट बोलते हैं शेयर वारंट। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड से वारंट, पुलिस वाला वारंट। थोड़ा सोचो, जब आपके हाथ में वारंट आता है पुलिस वाले के हाथ में, क्या वो तुमको उठा के लेके जाएंगे? नहीं। अब फिर कोई रोकने वाला? यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आपके पास शेयर का वारंट है तो आप जाके सामने वाली कंपनी से शेयर लेके आराम से आ सकते हो जब भी इश्यू होगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी को बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर। क्या ये तुमको समझ में आया? वैसे आपको एग्जाम में क्लियरली मेंशन होगा कि दिस इज योर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, कुछ निकालना या करना नहीं है। ठीक है, तो ये अपने 3 चीज़ें हो गई सी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर। ये पहला हेडिंग हो गया, इससे बोला गया शेयर होल्डर फंड। क्या बोला गया? ये हो गया फर्स्ट। फिर दूसरा हेडिंग आया इसने नंबर 2, दूसरा इसने बोला शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोला इसने? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है ये समझ। आपने सीए फाउंडेशन में या बीकॉम में पढ़ा होगा, कंपनी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि शेयर इशू करती है, बट उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आना बाकी होता है, तब आए तो ठीक है, तो भाई वो पैसा वापस करना पड़ता है। बराबर सुना कि नहीं सुना? अभी यहाँ पे क्या हुआ है वो समझिए कि आपका आईपीओ आ रहा है। क्या आ रहा है? बट आपने कस्टमर से पैसा ले लिया, लोगों ने आईपीओ में पैसा लगा लिया है, तो तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है, बट अलॉटमेंट तो 15 दिन के बाद होगा। तो आपने आईपीओ लॉन्च किया 28 मार्च, कब लॉन्च किया? तो लोगों ने 28, 29, 30 तक पैसा दे दिया, 31 तक पैसा दे दिया, और भी देंगे। 31 मार्च तक तुम्हारे हाथ में मान लो 100 करोड़ रुपए आ गए, बट अभी अलॉटमेंट तो हुआ नहीं। अलॉटमेंट तो 15 दिन के बाद होगा, कि हो सकता है तुम्हारे पास कम एप्लीकेशन आई होगी तो वो ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपका अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है।
31 मार्च को जो ये पैसा आया है, क्या उसके बदले शेयर अभी इशू किया है? करता है मैं पूरा आया तो इशू करेंगे, कम आया तो नहीं करेंगे, एक्सेस आया तो वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपने आईपीओ का पैसा ले लिया है, अलॉटमेंट फिक्स नहीं हुआ है, वो तो बाद में होगा। तो कैसे दिखाएंगे? तो इसको ऐसे यहाँ पे दिखाना है, इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया है बट अभी तक अलॉटमेंट किया पेंडिंग है, अलॉटमेंट पेंडिंग, अलॉटमेंट नहीं हुआ। आईपीओ किसको अलॉट होगा वो फिक्स हुआ। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। बोलो समझा तुमको? नहीं समझा? पक्का? ये हो गया सेकंड आइटम। बस ये आपने नोटिस किया दोनों शेयर से रिलेटेड थे, शेयर और शेयर होल्डर से। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इक्विटी, इक्विटी में दोनों चीज आती है। अभी क्या बच गया? इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोला, मतलब अभी आपका बच गया है लायबिलिटीज। क्या बच गया आपका? ठीक है, अभी जो थर्ड आइटम है लायबिलिटीज। अब ये बोलता है कि हम लायबिलिटीज को दो पार्ट में बांटें। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बड़ी वाली लायबिलिटी जो बाद में पे करना, और दूसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो अभी पे करना। तो इसने वर्ड यूज किया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को थोड़ा इज्जत दिया और इसने बोला नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोला? और दूसरे शॉर्ट टर्म को क्या बोला? करंट लायबिलिटी। क्या ये तुमको समझ में आया? तो दो हो गए, शेयर वाले हो गए, शेयर होल्डर वाले हो गए, और अभी बात करें लायबिलिटीज, मतलब ये सब बाहर के लोग हैं, ओनर को छोड़कर, शेयर को छोड़कर, ओनर को छोड़कर, शेयर को छोड़कर, उसकी बात करें, इसके लायबिलिटीज आती है। अब इसने बोला ये दो तरह की लायबिलिटी होती है। कितने तरह की होती है? पहली होती है नॉन करंट, दूसरी कौन सी होती है? अब थोड़ा समझना पड़ेगा बाइफिकेशन, ये अच्छा पॉइंट है नॉन करंट करंट का, ध्यान से समझ। नॉन करंट एंड करंट, अगर प्यार से बोलो तो दिस इज द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट? कब आप किसी को लॉन्ग टर्म बोलोगे, कब आप किसी को शॉर्ट टर्म बोलोगे, वो समझना है, बराबर है? तो इसमें दो वर्ड आए, ध्यान से सुनो। पहला आया कि अगर वो जो, सबसे पहले तुमको चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल। क्या चाहिए तुमको? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर वो जो तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा, तो अगर तुमको उसको पे करना है विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल तो वो करंट है, और तुमको पे करना है आउट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के बाद के टाइम में, तो उसे लॉन्ग टर्म क्या बोलेंगे उसको? तो यहाँ पे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? तो तुम एफएम में पढ़ोगे बाद में, ठीक है? नॉर्मली ये होता है कि एक टाइम सर्कल होता है। अब ये टाइम सर्कल कौन सा होता है वो समझिए। किसी भी चीज़ को लेने से लेकर, उसको बनाने से लेकर, उसको बेचने से लेकर, उसका पैसा कलेक्ट करने के लिए जो तुम्हारा टाइम लग रहा है, ठीक है, बोलते हैं ऑपरेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? मतलब आपने पैसा डाला और आपने वो पैसा कमाया वापस, उसके पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल मैं समझाता हूँ। मान लो मैं बिजनेसमैन, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे फर्नीचर। क्या बनाएंगे अपन? तो आज मैंने रिसर्च किया मैं फर्नीचर बनाएगा, तो आज मैंने बिजनेस में पैसा डाला हुआ। अब मैंने, मेरा पैसा वो कहाँ से यूज़ होना शुरू होता है वो समझिए। सबसे पहले मैं जो, मुझे लकड़ी परचेज करनी, क्या परचेज करनी पड़ेगी? लकड़ी। तो नॉर्मली क्या है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2022 से, और मैंने आज लकड़ी परचेज, लकड़ी परचेज हो गई। अब मैं लकड़ी परचेज होने के बाद क्या करेगा? आएगा, कैसे बनेगा? लेबर आएगा, लेबर आएगा, वो उसको तोड़ेगा, काटेगा, फिर बनाएगा, हम लोहा लेंगे, सब करेंगे। तो वो सब मतलब फर्नीचर बनने में, तो 31 मार्च तक अपना फर्नीचर बन के रेडी हो गया। तो बन के रेडी होने से क्या होता है? बेचना भी तो पड़ेगा। अब वो फर्नीचर जब हमने बेचना शुरू किया तो बेचा, अपना सेल हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल 1 मई 2022। तो कब सेल हो गया? समझ में आया? अब डेटर नालायक निकला, ऐसा बोलता है मैं सर 1 महीने बाद दूंगा। नॉर्मली अपना जो डेटर अपने वो पैसा देता है वो 1 महीने के अंदर अंदर देता है। तो उसने मुझे 1 जून 2022 को पैसा दिया, अब वो पैसा मेरे पास में आ गया। अब मैं उस पर क्या करेगा? वापस लकड़ी पर देगा, फिर फर्नीचर बनाएगा, ऐसा। तो ये बताओ ये एक सर्कल हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? एफएम में पढ़ने वालों कैसे निकलता क्या होता है, तो अभी छोड़ो। तो बेसिकली तुम्हारे 1 जनवरी को पैसा डाला और वो पैसा 1 जून को वापस आया, तो तुमको वो पूरा पीरियड जो है तुम्हारा, कितना महीना हो गया?
ठीक है। जून 30 जो है 5 महीना हो गया, अप्रैल मई भी है। क्या ये तुमको समझ में आया? जैन फेब मार्च अप्रैल और मई ना, 1 जून को तो पैसा आ गया, 5 महीना, कितना महीना हो गया? 5 महीना इज ऑपरेटिंग। जिसको भी आपको 5 महीने के अंदर पे करना है वो करंट है, और जिसको भी आपको 5 महीने के बाद में पे करना है वो नॉन करंट, सिंपल वर्ड में। अब मैंने यहाँ पे ऐसा बताया, बट क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल सबका फिक्स होगा? अलग अलग हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। जैसे सब्जी वाला तो छोटा होगा, बराबर ना। बिल्डर बहुत बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? रोड का कंस्ट्रक्शन वाला, ब्रिज बनाने वाला, कॉन्ट्रैक्टर, क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। हर इंसान का अलग होगा, तो बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर हमको निकालना आ गया तो बढ़िया है, तो इसको फॉलो करना। अगर निकालना नहीं आया और कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जैसे मैंने बोला कि सब्जी वाला तो बहुत छोटा हो गया, इतना भी छोटा तो फिर तो सब लॉन्ग टर्म में आएंगे, शॉर्ट में कोई आएगा ही नहीं, बात है। तो इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया 12 मंथ। क्या बोला? समझ में आया? 2 रीजन थे। पहला रीजन था कि बहुत सब लोग निकाल नहीं सकते ऑपरेटिंग साइकिल, बहुत इतना मेहनत करेंगे, बोला नहीं निकालना तो एक ऑप्शन है 12 महीना ले लो, कितना ले लो, और निकाल दिया बहुत छोटा भी हो गया तो भी 12 महीना ले लो। मतलब मिनिमम तो कितना लेना पड़ेगा? 12 महीना। बट अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल निकालो और बड़ा हाई हुआ तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर करना। क्या ये तुमको समझ में आया? बट मिनिमम इज 12 मंथ। आंसर बोलेंगे अगर लेना है तुमको बांटने का करंट नॉन करंट में, तो 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। समझ में आया ये वाला? और इन केस अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दे रखा है, जो तुमको किसी क्वेश्चन में दे रखा नहीं होगा मोस्टली, तो आपको 12 मंथ ही। 12 मंथ फ्रॉम विच डेट, ये इंपॉर्टेंट। ये आपको लेना है फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। कौन सा डेट लेना है? रिपोर्टिंग डेट का मतलब है जिस दिन तुम रिपोर्ट कर रहे हो। रिपोर्ट कब करेंगे? जब बनाएंगे, तो इसका मतलब बैलेंस शीट डेट से, कहाँ से लेने का है? ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मेरा ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है। एक मेरा क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर से मैंने गुड्स यहाँ पे परचेज किया था फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो परचेज था 1 जनवरी 2023 को। तो इसने बोला सर मैं 13 महीना बाद पे करेगा, 13 महीना बाद। तो यहाँ पे 13 महीना यहाँ पे खत्म होता है 1 फरवरी 2024 को। अब ये करंट है कि नॉन करंट? करंट की नॉन करंट? अगर आप यहां से काउंट करते हो तो नॉन करंट है, बट अगर 31 मार्च से काउंट करते हो तो करंट है। तो देख लो, अगर आपने यहां से काउंट किया तो यहां से यहां तो 13 महीने हो रहे, बट मैंने बोला आपको यहां से काउंट नहीं करना है, आपको यहाँ पे खड़ा रहना 31 मार्च को। तो यहाँ से बताइए यहाँ से कितना महीना हो रहा है? 11 महीना ही हो रहा है। कितना महीना हो रहा है? 11 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा। तो ये बताओ क्या हो गया? करंट। तो जब भी आपको कोई सेलेक्ट करना है करंट या नॉन करंट का, तो आप कौन सी डेट से करोगे? 31 मार्च से, ईयर एंड से, एक्सेप्ट वन आइटम, वो बाद में बात करेंगे। बाकी सबको आपको 30। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। करंट और नॉन बांटना है, अंडरस्टूड? 12 महीना चेक करना है। लायबिलिटी तो पे करना पड़ेगा, तो 12 महीने के अंदर पे करना है तो करंट हो गया, 12 महीने के बाद पे करना है तो नॉन करंट हो गया। सिंपल। कोई भी आइटम करंट या नॉन करंट हो सकती है। डन? तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने बोला कि ये मेरी नॉन करंट होगी लायबिलिटीज और ये मेरी करंट होगी। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। सर कितनी हेड बांटे आपने? अब हमने इसके सब हेड कर लिए। क्या कर लिए इसके? जैसे आपने आईसीआई की वेबसाइट ओपन की थी, तो ये देखो ये होम है, क्या है ये? और इसमें स्टूडेंट है, पर जब आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी सब हेड मिले। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने वहां पे क्लिक किया नॉन, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे, फिर आपने क्लिक किया पे, नहीं शेयर फंड तो पहले नॉन करंट लायबिलिटीज पे किस पे किया? तो यहाँ पे देखो मैंने कर लिया। यहाँ वैसे यहाँ पे कैसे ऑप्शन आ गए? तो उधर भी ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए। अब आपको चारों में से जैसे मान लो तुमको तो इंटरेस्ट से मतलब है ना, तो इस पर क्लिक करोगे तब जाके। वैसे यहाँ पे भी अपने पास में 4 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे? 4। नॉन करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट है, इसके 4 पार्ट है। पहला जो पार्ट है फर्स्ट, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बोलते हैं इसको? तो फर्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शुरुआत हम लोन से करेंगे। किससे करेंगे?
तो फर्स्ट जो स्टार्ट होगा दैट इज योर लोन वाला पार्ट, प्यार से बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या बोलेंगे इसको? तो आपने जो भी लोन लिए हैं, बट रूल ये है कि वो लोन का रीपेमेंट अभी नहीं होना चाहिए, 12 महीने बाद होना चाहिए, ध्यान रखना, तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सर कौन सा लोन? सारे के सारे लोन, चाहे सिक्योर्ड चाहे अनसिक्योर्ड। समझ में आया? चाहे बैंक से, चाहे रिलेटिव से, चाहे डायरेक्टर से, चाहे फ्रेंड से, चाहे सब्सिडी कंपनी से, चाहे किसी भी कंपनी से तुमने लोन लिया है, कुछ भी किया है, वो सारे लोन यहाँ पे आएंगे। तो ऐसा पैसा उठाया है जो वापस करना है वो यहाँ पे आ जाए। और जब हमने उठाया था तो हमने उसको बोला था तो मैं तुझे वापस करूँगा और इतने इंटरेस्ट के साथ में करेगा, सारे लोन बोले जाएंगे और सब यहाँ। ठीक है? कुछ लोगों के बारे में तुमको एग्जाम में पता नहीं चलेगा, तो तुमको अज्यूम करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बट कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में देखती आ जाएगी कि तो लॉन्ग टर्म ही होगा। डिबेंचर्स, डिबेंचर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लोन। जब आप पैसा देते हो तो आप बोलते हो 10 साल के बाद मैं आपको वापस करेगा विद इंटरेस्ट। डिबेंचर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लोन। अब डिबेंचर के बारे में बोलने काम ही नहीं है, वो हमेशा नॉर्मली कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। क्या ये तुमको समझ में आया? मोस्टली डिबेंचर जो होगा वो कौन सा होगा? जैसे आपने नॉर्मल देखा लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, मुझे नॉर्मली तुम आईसीआईसी बैंक से लोन लोगे तो शॉर्ट टर्म थोड़ी लोगे, लॉन्ग टर्म ही लोगे बिजनेस के लिए। हाँ यू कैन अज्यूम शॉर्ट टर्म, बट कॉमन सेंस क्या बोलता है? जब मैं लोन लेगा तो मैं लॉन्ग टर्म लेगा कि शॉर्ट टर्म लेगा? लॉन्ग टर्म। बट मैंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बोला? अब ये तो शॉर्ट टर्म होता है ना, ओडी तो कुछ टाइम में पे करना पड़ता है। क्या ये तुमको समझ में आया? गुड। तो आप कुछ नहीं बोलते, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, पर अगर बोला है दिस इज अ रीपेबल आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर, 1 एंड 5 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ये लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा? लॉन्ग टर्म। आया तुमको समझ? सेकंड जो हेडिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, वो भी पढ़ेंगे अपन। इसका नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या नाम है इसका? ये अपन पढ़ेंगे अलग से, तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है AS22। ठीक है? अभी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा है, तुमको डिटेल में नहीं जाने का, एग्जाम में दे रखा होगा तो ऐसा सेम वर्ड मिलेगा, अभी तुमको शॉर्ट में पढ़ने का है। देखो जो 4 सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स, कृष्ण सर पढ़ाएंगे टैक्स। मैं बताऊंगा एज पर दी कंपनी सेट के हिसाब से जो अपना इनकम एक्सपेंस आएगा वो सब कराएगा। ठीक है? फिर आएंगे दर्शन सर, वो पढ़ेंगे पीजीबीपी, पढ़ेंगे पीजीबीपी, इनकम के हेड पढ़ाएंगे तुमको, 5 हेड होते हैं, उसमें बताएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। और फिर आगे बोलेंगे कि ये जो अकाउंट में इनकम दिखाई है ये अलाउ है, ये डिस अलाउ है, इसको लेके आओ, इसको निकालो, ये इतना लो इतना लो। अब मैं जो प्रॉफिट दिखाऊंगा और दर्शन जो दिखाएंगे दोनों अलग अलग होगा, तो दोनों सेम नहीं होगा। क्या प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है, दर्शन 3 लाख दिखाए, हो सकता है 50,000 दिखाए, कुछ और ही दिखाए। मेरा प्रॉफिट दर्शन का प्रॉफिट क्या सेम आगे अलग लगेगा? डेफिनेटली अलग आने वाला है। बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जो मैं अलग फॉलो करता हूँ, दर्शन से अलग करेंगे। जैसे मैं बताऊंगा कि अपना जो भी खर्चा हुआ है वो सब अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, चाहे कैश में किया कि क्रेडिट में किया। आप मैंने सैलरी पे की, ठीक है, तो भी आएगा, और मैंने सैलरी पे नहीं की तो भी आउटस्टैंडिंग करके ऐड होकर आ जाएगा। तो बोलेंगे नहीं सैलरी पे की तो ही अलाउ होती है, सैलरी नहीं पे की तो अलाउ नहीं होती है। अपना इंटरेस्ट पेनल्टी सब आएंगे, प्रॉफिट लॉस में पेनल्टी भी डालेगा मैं, एक्सपेंस, ताकि बोले ना 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 पेनल्टी अलाउ नहीं है तो इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। दर्शन से कुछ और प्रॉफिट निकालेंगे, अपन कुछ और निकालेंगे, एंड में हमारा बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। अब समझो मैं जब अपना प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा तो मुझे टैक्स तो दर्शन के हिसाब से भरना पड़ेगा ना, क्योंकि रियल तो वो भर रहा हूँ और मेरा मैच नहीं होगा, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ वो कुछ और दिखा रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम जो बनाते हैं उसे बोलते हैं, बोलते हैं उसको। तो मैंने बताया कि हो सकता है दर्शन से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए, हो सकता है दर्शन से कम प्रॉफिट दिखाए, तो हो सकता है कि अभी सर ने कम दिखाया है बट फ्यूचर में ज़्यादा दिखाएंगे, हो सकता है अभी फ्यूचर में ज़्यादा दिखाया है फ्यूचर में कम दिखाएंगे। तो अभी अगर मान लो कम दिखाया है सर ने बट फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स भरना जो बढ़ाएंगे तो वो उनके लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अपन उसको दिखाएंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या दिखाएंगे अपन उसको? और कम होगा तो अपन उसको दिखाएंगे डेफर्ड टैक्स असेट। ये लायबिलिटी भी हो सकता है और असेट भी हो सकता है। मतलब यूँ समझो कि जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं उसको?
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ टैक्स 20 रुपया, दर्शन से बता रहे हैं टैक्स, तो डिफरेंस आ गया। इसका मतलब फ्यूचर में दर्शन से ज़्यादा टैक्स दिखाएंगे 10 रुपये, अभी उनको ज़्यादा पढ़ने को आएगा। उस डिफरेंस को सेट करने के लिए मैं 10 रुपये दिखा लायबिलिटी, हम दोनों का इक्वल असर दिखाए। सिंपल वर्ड में बोल तो हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम जो मैच कराने के लिए जो लेके आएंगे उसका नाम है डेफ। क्या लेके आएंगे? अभी असेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी, पर एएस होगा तो समझ में आ जाएगा। तो अगर वो लायबिलिटी हुआ तो वो इधर आएगा डेफ। क्या ये तुमको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग जो है आईसीआई का, उससे पहले मैं फोर्थ हेडिंग बताएगा, थर्ड बाद में करते। फोर्थ जो है ना उसका नाम है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या नाम है इसका? अब देखो, जब मैं इसके ऊपर भी एएस अपना एएस 29 भी आता है प्रोविजन के बारे में। अब देखिए क्या होता है पता है, कुछ खर्चे मेरे ऐसे हैं ना जो फ्यूचर में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। अब प्रूडेंस बोलता है उसके लिए अभी से रेडी हो जाओ, तो मैं अभी से उसके लिए प्रोविजन बनाएगा। क्या बनाएगा उसके लिए? पर ये खर्चा अभी नहीं आने वाला, ये 2-3 साल 10 साल 5 साल के बाद आने वाला। समझ में आया? जैसे मान लो मेरी कंपनी में क्या एम्प्लॉय जुड़ा, रूल के हिसाब से मुझे इसको पीएफ और ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा। अभी नहीं करना, जब रिटायर होगा तब पे करना पड़ेगा। तो अब अभी से आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, क्या बनाओगे? प्रोविजन। बट ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कि इसको पे अभी करना कि बाद में करना है, तो जब रिटायर होगा तब की बात कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल। तो ये जो प्रोविजन है उसे बोलते हैं लॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? वो इधर आ जाएगा। वो थर्ड हेडिंग है जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी मासूम सी है। बोलता कि जो कहीं नहीं आया वो मेरे पास आ। क्या बोलता है? जो कहीं नहीं आया वो मेरे पास आएगा। मतलब कोई आइटम लॉन्ग टर्म है बट वो लोन नहीं है, वो बेचारा डेफर्ड टैक्स भी नहीं और जो प्रोविजन भी नहीं है, तो बेचारा बेसहारा हो गया। बोला मैं कहां जाएगा? तो ये है बेसहारों का सहारा। क्या है ये? उसका नाम है अदर। क्या नाम है इसका? जिसका कोई नहीं उसका ये है, इसका नाम है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या नाम है इसका? तो जिसको कोई घर नहीं मिलेगा उसको ये घर देगा बेचारा कि आ जा मेरे पास, बहुत जगह है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो दीज आर द मेन आइटम 1 2 एंड 3। फिर भी कोई लॉन्ग टर्म हो रहा है और इसमें नहीं आ रहा है तो बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने पास आ जा, अपन सबको ले लेगा। कोई भी आइटम लॉन्ग टर्म है बट इनमें नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो मेरा क्रेडिटर हो गया। अब वो क्रेडिटर को मुझे पे करना है, उसने बात की हमने तो 1.5 साल के बाद पे करना है। अब क्रेडिटर क्या बोरिंग होता है क्या? गुड्स परचेज का लोन का लिया है, क्या क्रेडिटर डेफर्ड टैक्स होता है क्या? नहीं। क्या उसका प्रोविजन बनाऊंगा क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी लायबिलिटी है। प्रोविजन तो फ्यूचर के लायबिलिटी का आता है, वो तो अभी की लायबिलिटी है। अब बेचारा वो कहाँ पे जाएगा? अदर में आएगा वो। हाँ, लायबिलिटी। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस तरह से ये तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटी। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? तो ये देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉट में। नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग आ गई। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये एस 22 के हिसाब से भी आएगा, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और लास्ट में क्या बोला? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आप कोई भी बोल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट। क्या ये तुमको समझ में आया? बताओ, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अपन नाम से लॉन्ग टर्म लिख देते। अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। मेन मेन आइटम देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, वैसे हम लोन लॉन्ग टर्म लेंगे क्या? शॉर्ट टर्म भी तो ले सकते हैं। तो पहला जो इसमें हेडिंग है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या ये तुमको समझ में आया? तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। आपने किसी शॉर्ट टर्म लोन लिया, अपने एम्प्लॉय से लिया, अपने डायरेक्टर से लिया, 2 महीना 10 महीना 15 12 महीना तक के लिए। समझ में आया? 8 महीना 12 महीने से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स कांट बी शॉर्ट टर्म, वो कभी शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म ही होगा। तो इन दैट केस सेकेंड नंबर जो आएगा
उसको अलग लेना पड़ेगा, उसका नाम है ट्रेड पेएबल। क्या नाम है इसका? मतलब क्रेडिटर्स और एक और चीज बिल्स पे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को साथ में इकट्ठा कर लिया जाए, जिनको अपने को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो दोनों आ जाएंगे ट्रेड पेएबल में। कहाँ पे आ जाएंगे? समझ में आया? अब थर्ड हेडिंग से पहले मैं फिर फोर्थ हेडिंग लिख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। क्या हर बार हम लॉन्ग टर्म ही प्रोविजन बनाएंगे? शॉर्ट टर्म भी तो बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे शॉर्ट टर्म। क्या बनाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पे करना है, बट टैक्स अभी पे नहीं करना, जुलाई में पे करना है, सितंबर में करना है। तो बताओ, अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेगा, शॉर्ट टर्म बनेगा? शॉर्ट टर्म। अब वही तीसरा वाला बेचारा, सबका बेसहारों का सहारा, मगर जिसका कोई नहीं उसका मैं है, इधर आ जाओ। क्या नाम है उसका? अदर। अदर करंट लायबिलिटी। क्या? अदर, जिसका कोई नहीं उसका ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होती है। अब ऑब्वियसली सैलरी बोरोइंग तो नहीं है, तो उसमें तो आएगा नहीं ना, वो क्रेडिटर्स है ना वो बिल्स पेबल है। अब वो तो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है, होगी नहीं, जो होगा वो प्रोविजन होता है, तो हो चुकी है आउटस्टैंडिंग। अब बेचारा वो कहाँ पे आएगा? डिविडेंड पेबल है वो। क्या ये तुमको समझ में आया? बस दीज आर द लायबिलिटीज। हालांकि इन्हें ट्रेड पेबल को फिर 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है, कि आप एसएमसीज में इतना ड्यू है और नॉन एसएमसीज में इतना है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। देखिए ये ट्रेड पेबल आ गया। ट्रेड पेबल के फिर आईसीए ने 2 सब हेडिंग किए हैं, ये वाले। क्या आपको याद करना पड़ेगा? टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। कितना आपके क्रेडिटर जो है वो माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज के, और कितने क्रेडिटर जो तुम्हारे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन द माइक्रो एंड स्मॉल एंड, सब बड़ी एंटरप्राइज। तो आपको ये फेस में शो करना पड़ेगा कि तुम्हारी छोटी कंपनियों को कितना पैसा क्रेडिटर बाकी है और बड़ी कंपनियों को। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये तुमको अलग से दिखाना पड़ेगा, बाकी ठीक। चलो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट साइड, जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। बोलिए, और यहाँ पे हो जाएगा फाइनली टोटल, ये इधर टोटल आ जाएगा ओवरऑल। सर ये इतना इतना बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया ये वाला? है? एक बार देख लो, पढ़ लो, चलो एक बार रीड मार लो। क्या हुआ? थक गए? नहीं थके ना, तो पढ़ो। हाँ, पहले भी तो फ्यूचर में शेयर मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी कंपनी सोचो, अभी जो कंपनी है वो बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उसके शेयर लिस्टेड भी नहीं है, और तुमको इसमें जमुरा लिमिटेड, अभी तुमको इसमें इन्वेस्ट करने का कि बढ़िया कंपनी मस्त है, तुमने दिमाग चला ना, तुमने पहले से ही उसके शेयर के वारंट ले लिए, तो फ्यूचर में जब भी इश्यू होगा तो तुमको तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? हो सकता है मैं शेयर अपने रिलेटिव से ले लूँ या आईपीओ लॉन्च करूँ और तुम्हारा आईपीओ ना लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तुमने अपने पहले से सिक्योरिटी कर ली। आया समझ में? चलिए, तो आगे बढ़ रहे हैं अपन, असेट पढ़ रहे हैं।
असेट में बड़ा सिंपल है कि यू हैव टू टाइप ऑफ असेट। फर्स्ट इज नॉन करंट असेट। क्या कर रहे हो, जानबूझ के तुम करते हो, पता है। हाँ हाँ हाँ, पता है तुम्हारा एडजस्टमेंट। चलो, तो अभी बात कर रहे हैं असेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एसेट जो है तुम्हारी दो तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। सिंपल सी बात है, एसेट में तुमको पैसा मिलता है या बेनिफिट होगा। अब वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है वो देखो। अगर शॉर्ट टर्म है करंट हो गया, और लॉन्ग टर्म है नॉन करंट, कोई 12 महीने क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, अब इसके अलग अलग पार्ट है। पहला जो है उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट ये अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है बेटा। AS10 अपन पढ़ेंगे। AS10 है, उसमें बताता है कैसे आप प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अब इसके वापस सब हेड है, क्या क्या सब हेडिंग है वो देख लो। सबसे पहले इसमें आता है टेंजिबल असेट। क्या आता है? बट उसको ये PPE बोलता है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट ही बोलता है। इसका मतलब टेंजिबल है। दूसरा जो इसमें आएगा उसे बोलते हैं इनटेंजिबल असेट। क्या बोलते हैं इसको? तो टेंजिबल में आ गया AC, TV, लैंड, बिल्डिंग, ये सब आ गया। पर इनटेंजिबल में ऐसी असेट आएगी जो दिखती नहीं है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, ठीक है, ये फॉर्मूलाज, ये सब आएंगे। तीसरा आएगा, इंटरेस्टिंग है, यह है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब समझो ये क्या है। बिल्डिंग इसे बोलते हैं। समझो मेरे पास एक लैंड है, इसमें मैंने ये वाला बना दिया, ये साइड दीवार बन गई है, ये दीवार भी बन गई है, ऊपर वाला और सामने वाला खुला है। अब क्या इसको बिल्डिंग बोल सकते हैं? ये अभी प्रोसेस में है, इस प्रोसेस को कैपिटल क्या बोलते हैं इसको? मतलब अभी तक वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बन के रेडी नहीं हुआ है, अभी उस प्रोसेस में है। आप उसको PP नहीं बोल, तो अपने को उसको बोलना है कैपिटल WIP। क्या ये तुमको समझ में आया? जैसे इन्वेंट्री में था ना वो वाला तुम्हारा WIP, वैसे ही यहाँ पे फिक्स असेट का WIP। लास्ट में जो है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। अरे तुम्हारा अगर टेंजिबल बीच में है तो उसे बोलते हैं कैपिटल WIP, और मैं बोल रहा हूँ इनटेंजिबल बीच में है। इनटेंजिबल ऐसे बीच में होता है कि मान लो आपका कोई पेटेंट है, आपका कोई कॉपीराइट है, बट अभी आपने एप्लीकेशन की है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी बताओ क्या उसको खर्चा बोलोगे? नहीं, वो तो असेट बन रही है। तो अभी वो इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट हो, आप कोई फार्मूला बना रहे हो, अभी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में, अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है, आप उसको फार्मूला भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो बना तो है ही नहीं अभी तक। क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो इस फर्स्ट हेडिंग के 4 सब हेडिंग हो गए। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये देखिए, जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, सब शाबाश, आप इसको ऐसे लिखोगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आ गया, ये तुम्हारा टेंजिबल वाला है, बराबर है। फिर कौन सा आएगा? इनटेंजिबल असेट, फिर कैपिटल WIP, और लास्ट में इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सर ये सबसे नॉर्मल एक बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा असेट यही होती है, क्योंकि एक लैंड हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, बाद मत करो पीछे, एक लैंड हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, कुछ भी बड़ा हो गया तो इतना पैसा, बड़ा पैसा इसमें ही आएगा। उसके बाद जो सेकंड बड़ा होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है वो? वाला नहीं, मतलब अमाउंट से बात नहीं कर रहा, टाइम से बात। ये इन्वेस्टमेंट को अभी आप बेचने वाले नहीं हो, आप इसको बेचते लॉन्ग टर्म में आपने लिया है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल के बाद बेचने। समझ में आया? जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, जब अभी तो बहुत पैसा है, अभी प्राइस कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बेचेंगे आज से 2-3 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, ठीक है। अब जैसे मान लो ये डेंड्रिक ने कुछ शेयर्स ले ली,
तो मेरी शादी होगी तब काम आएंगे। तो अब ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म है, वो अलग बात है। पर ये जो है इसे बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? दीपेश गुस्सा हो गया कि बोला सर मेरी शादी का क्या? सर ये एग्जांपल तो मेरे पे लेना चाहिए था बराबर ना। दीपू ऐड क्यों हुआ? तो मुंह उतार दिया तूने, कह रहे सर ये तो करंट, हाँ करंट होगा ना, करंट में इसका एग्जांपल देंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं दे सकते इसका। चलिए, अब मैंने बताया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, तो वैसे डेफर्ड टैक्स असेट भी तो हो सकता है। ये असेट हुआ तो ये इधर आएगा। चलो फोर्थ वाला, सर पैसा हम लेंगे, ये भी तो फिर लोग हैं हम लोग, पैसा देंगे और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए देंगे, तब ये यहाँ पे आएगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको? कि आपने किसी को लोन दिया है, लिया नहीं, दिया है, तो असेट हो गया, और वो पैसा 5 साल 10 साल के बाद देगा। अपनी सब्सिडी कंपनी को लोन दिया है तो ऑब्वियसली सब्सिडी कंपनी ने तो ग्रो करने के लिए दिया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए दिए। या आपने किसी को एडवांस दिया, कोई सप्लायर है और वो सप्लाई आपसे 3 साल के बाद करेगा, समझ में आया कि नहीं है? तो आपने उसको एडवांस दे दिया। या आपने किसी को डिपॉजिट दे दिया, आपने ये क्लासरूम लिया, बोला 5 साल के लिए लीज पे लेना है, डिपॉजिट दे दिया। तो ये सब हेडिंग कहाँ में आएगी? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट भी इसके अंदर इंक्लूड है। बस 4 मेन हेडिंग है। पर एक तकलीफ है, कुछ बेसहारा लोग घूम रहे, बोले सर हम तो इसमें से किसी में आते ही नहीं है, हम कहाँ पे जाएंगे? उन बेसहारों का लास्ट में सहारा आ गया, क्या नाम है उसका? अदर, अदर नॉन करंट असेट या लॉन्ग टर्म असेट, जो भी तुम बोलो। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ठीक है, इस तरह से 5 हेडिंग हो गई। तो सी, तो सबसे पहले अपना आ गया प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, लास्ट में कौन सा है? अदर नॉन करंट असेट। अब बात करते हैं करंट असेट। किसकी बात करते हैं? अब ये क्या बोलता है, सुनो भैया, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट करंट नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉन करंट है, हमेशा उसको यूज करने के हिसाब से सोचेंगे, बेचने के हिसाब से नहीं, तो उसको छोड़ो। बट इन्वेस्टमेंट तो ऐसा हो सकता है ना कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि शेयर मार्केट गिरा हुआ था, तुमको पता 3 महीने में बढ़ जाएगा, तब उसको बेच दोगे। क्या ये तुमको समझ में आया? मेरी तरफ से मेरा मेरा एग्जाम्पल सर, मेरा एग्जाम्पल ले दीपू, तेरा एग्जाम्पल ठीक है। तो अभी दीपू के पास कहीं पैसा आ गया, बोला घर पे नहीं रह सकता, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 4 महीने बाद शादी है अपनी, तब क्या करेंगे? उसको बेच देंगे और पैसा लेके आ जाएंगे, मस्त कमा लेंगे। ये बताओ नॉन करंट हुआ कि करंट हुआ? करंट। इसका जो मोटिव है, क्या वो मोर देन 12 मंथ है, लेस देन 12 मंथ है? तो अपना दीपू जो टारगेट है वो कभी भी मोर देन 12 मंथ रखना, क्या रखना पड़ेगा? लेस देन 12। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना टारगेट? तो उसे बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा जो है जिसको आप बेचने के लिए ही रखते हो, उसका नाम है इन्वेंट्री। क्या नाम है उसका? तो यहाँ पे आएगा अभी अब इन्वेंट्री मतलब ऑलरेडी AS2 पढ़ चुके हैं, तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्टोरेज, वो सब इसमें आ जाएंगे। थर्ड, जैसे वहां पे ट्रेड पेबल था, ट्रेड रिसीवेबल भी तो हो सकता है। तो वहां पे जो था उसमें क्रेडिटर और बिल पेबल था, उनके जो अपोजिट जेंडर है वो यहाँ पे आएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो चीजें यहाँ पे आएगी। ऐसी चीजें जो रोकड़ा है या रोकड़े जैसा है,
अब रोकड़ा क्या होता है? गांधी कैश या बैंक बैलेंस, वो भी तो लिक्विड होता है, समझ में आया? या चेक पड़े तुम्हारे पास में, या कुछ ड्राफ्ट है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप तुरंत लिक्विड कर सकते, वो सब चीजें यहाँ पे कैश इन कैश इक्विवेलेंट। बाद में डीप में पढ़ेंगे, अभी ये समझो कोई भी ऐसा चीज आप तुरंत कैश में कन्वर्ट। फिफ्थ वाला यहाँ पे एक और चीज है, जैसे आपको लास्ट दो वाली चीज देखो, वो तो बाकी रह गई ना, वो लॉन्ग टर्म भी होती है कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो जैसे लॉन्ग टर्म लोन एडवांस होता है, वैसे हो सकता है आपने कम टाइम के लिए दिया है शॉर्ट टर्म, तो आपने अपने स्टाफ को लोन दिया 3 महीने के लिए, 4 महीने बाद में सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे, लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म हुआ शॉर्ट टर्म। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, इस तरह किसी को डिपॉजिट दिया टेम्परेरी रूप में, या किसी सप्लायर को एडवांस दिया 3 महीने में माल आपको डिलीवर, वो सब यहाँ पे। फिर बेचारा लास्ट वाला वही जिसका कोई नहीं, उसका ये है बेचारा, क्या नाम है? अदर करंट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो कोई नहीं, उसका ये है बेचारा, तो बचा हुआ सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो ये देखिए, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, और लास्ट में अदर करंट असेट्स, एंड दिस इज योर टोटल। और ये टोटल मैच होनी चाहिए, नहीं होती तो करनी पड़ेगी। कोई बिना मैच के छोड़ के उधर 1,50,000 और 1,20,000 आ रहा है, ऐसा करके कोई नहीं आएगा, वरना वो सामने वाला चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्ट 0 मार्क्स दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट टोटल क्या होनी चाहिए? मैच। एटलीस्ट एक तरफ 1,50,000 लिखा तो दूसरी तरफ भी नहीं आ रहा तो भी लिखो, तो ढूंढने दो कहाँ पे गड़बड़ की है। तो जब वो ढूंढेगा कि कुछ 2 आइटम गलत है, तो वो भी दिखाएगा 3 आइटम राइट है। लॉजिक समझो, समझ में आया कि नहीं? आपने अगर 1.5 लाख उधर लिखा, 1,20,000 इधर लिखा, तो वो उसको पता है तू बेवकूफ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब वो पड़ेगा ही क्यों कि तुझसे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता, तुमने गलती किया है, तो उसने काट के 0 मार्क्स या 1 मार्क तुमको दे देगा पिक में। बट अगर तुमने 1.5 लाख उधर आया और तुमने थोड़ा सा दिमाग चलाया, उधर भी 1.5 लाख लिखा, हालांकि हो नहीं रहा है, तो तुमने लिखा, अब वो मजबूर है कि इसका मतलब कि इसका मैच हो रहा है, मतलब अब एक एक आइटम चेक करनी पड़ेगी। अब वो एक एक आइटम चेक करेगा कि भैया मेरा आंसर इसमें कौन सा गड़बड़ हुआ कि इसका मैच नहीं हो रहा है। अब वो एक एक आइटम देखेगा, कहीं तो इसका गड़बड़ हुआ है। तो अब जब वो देखिए 3 आइटम आपने रॉन्ग की है, तो आपने 2 आइटम राइट भी किया है, 3 आइटम राइट की, तो वो उस पर भी ध्यान जाएगा। अब वो मजबूर हो, अब बोलेगा इसको थोड़ा सा मार्क्स देना पड़ेगा। हालांकि आजकल स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो वो सब चेक करते हैं, बट फिर भी अपनी तरफ से सिक्योर्ड रहने का, सेफ साइड खेलने का। क्या ये तुमको समझ में आया? तो हमेशा मैच करके ही आओ बैलेंस शीट, अंडरस्टूड? कि एटलीस्ट आपने मान लो लायबिलिटी बराबर की है और सच में कोई गड़बड़ तुमसे हुई है, तो तुमने बैलेंस शीट टैली की लायबिलिटी वाला ही लिखा है, और मोस्टली लायबिलिटी में कम एडजस्ट में होता है, असेट में ज़्यादा होते हैं बाद में, तो आपने जो लायबिलिटी में लिखा होगा वो असेट में लिखा है, आपका टोटल तो बराबर हो गया ना। हो सकता है कि अंदर कोई आइटम गलत होगी, वो अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो चीज़ ध्यान में रखना है, तो आपको हमेशा ये टैली करके ही आने का है। एंड दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब हमने यहाँ पे सब चीज़ें डीप में नहीं पढ़ी है, डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो वो सब चीज़ नोट्स में आएगी, तो अभी हमको नोट्स को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो नोट्स में क्या क्या आता है वो देखिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नोट दैट इज योर शेयर कैपिटल, ये सब आएगा। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंस क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, तो आपको प्रेफरेंस शेयर का अलग से लिखना पड़ेगा, इक्विटी का अलग से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि इतना हमारा ऑथराइज कैपिटल है, इतना इश्यूड है, इतना सब्सक्राइब है, इतना पर शेयर का वैल्यू है, इतना स्टार्ट में था, इतना क्लोज में था, ये सब चीज़ें तुमको इसमें दिखानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सारी चीज़ें तुमको दिखानी पड़ेगी, इक्विटी की भी और प्रेफरेंस की भी। तो सम के हिसाब से ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सम के हिसाब से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो तुमको पता ही होनी ही चाहिए, और ये चीज़ें है दिस वन, कॉल्स अनपेड एंड फॉरफिटेड शेयर। कॉल्स अनपेड का मतलब क्या होता है? तुमने इसको किस नाम से सुना है? कॉल इन अरियर्स, ठीक है? बट मैं कॉल से समझाऊंगा, यहाँ पे लेस होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्यों होगा वो बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आया है, फॉरफिटेड शेयर्स। क्या आया है?
आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में आपने शेयर इशू किया बट री इशू नहीं किया अभी तक, समझो री इशू तो हट गया, आपने शेयर फॉरवर्ड किया, तुम्हारे पास नहीं पड़ा है तो वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। तो ये दो चीज़ तुमको याद रखनी है माइंड में कि कॉल्स अनपेड और फॉरवर्डेड शेयर दोनों शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, नोट नंबर बन आएगा, सबसे पहले ये नोट बनेगा। इसके अलावा आप ऐसा भी ये भी दिखाते हो कि कंपनी सेल डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एज बिलो, प्रमोटर लोग जो है ना उसका होल्डिंग दिखाना पड़ता है हमको अलग से हमेशा। शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में ये प्रमोटर का नाम है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास में है, ठीक है, टोटल ये है, और इसने चेंज किया कि इसके पास ईयर के स्टार्ट में 10% था, अभी इसका 8% हो गया है, तो 2% चेंज वो अपने को दिखाना पड़ेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? ये सब चीज़ें अपने को दिखानी पड़ेगी, ठीक है, कि प्रमोटर का मतलब क्या होता है वो आपको लॉ में पता चल जाएगा, ये सब तुमको दिखाना पड़ेगा। एक और चीज़, क्योंकि तुमको MCQs है तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, एक एक आइटम एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन अच्छा इसका बनता है, shares in the company held by the each shareholder holding more than 5% share specifying the number of shares held। अगर कोई बंदा जिसके पास मोर देन 5% के शेयर्स है तो उसका अपने को डिटेल देना पड़ेगा, मतलब नाम दिखाना पड़ेगा कि ये बंदे हैं इनके पास मोर देन 5% शेयर्स है। तो मतलब कल लड़के तुमको रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट में अपना नाम लेके आने, दीपेश चाहता है कि मेरा नाम रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट में आए, पता चलेगा दीपेश टंडन क्या है, श्रीवास्तव कौन है, लोगों को पता चलना चाहिए। तो तुझे रिलायंस कंपनी कितने शेयर लेने पड़ेंगे साल के एंड में, हाँ बीच के मतलब ईयर एंड में कितने लेने पड़ेंगे, नॉट 5, मोर देन 5, 5.01 भी वो तो भी चलेगा। तो अगर तुझे अपना नाम रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट में लेकर आने का है तुझे 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? अरे समझा तुमको? तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है, बाकी तुम भी तो ये सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या पढ़ा आपने? तो जिनके भी पीछे रिजर्व लगता है वो सब यहाँ पे आ, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, हाँ, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और एक और यहाँ पे एक आइटम आया है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का, ये ईसॉप में अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था। तो अब सर उधर तो करंट लायबिलिटीज में था, हाँ वो सब में था, तो छोड़ो ICAI कुछ भी कर सकती है, बट रियल में ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ पे आता है? आपको ये याद करना पड़ेगा कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। इसके अलावा कोई भी अदर रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा, इवन P&L अकाउंट भी यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ तो जो T फॉर्मेट था उसमें असेट में दिखा देते, बट यहाँ पे असेट में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बट नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सरप्लस आएगा तुम्हारा। और उसके अलावा आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो सब भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अलग से कहीं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनता। तो जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, बोनस किया, वो सब इधर ही दिखाना पड़ेगा अपने को। और इसके अलावा और कुछ आपका ये देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट, ये भी यहाँ पे आएगा, नेगेटिव में आएगा, ये याद करना पड़ेगा। फिर शेयर एप्लीकेशन वाली पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर वारंट का कोई अलग से नोट नहीं बनाना है, बनेगा भी नहीं, वो सीधा वो आइटम डायरेक्ट अमाउंट आएगा। हर जो नोट बनेगा तुम्हारा बन सकता है वो कौन सा बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बाय डिफॉल्ट बॉन्ड एंड डिबेंचर आपको क्या मानना है? हमेशा लॉन्ग टर्म। टर्म लोन जो होता है वो भी लॉन्ग टर्म मानोगे। डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ये सब चीज़ें भी आ सकती है गो थ्रू करने। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे मैंने बताया ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म है तो वो आ जाएगा, और कुछ हो तो वहाँ आ जाएगा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, PF, ग्रेजुएटी के PF, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग में अगर आपने कोई लोन लिया है बट वो डिमांड पे पेबल है, जब सामने वाला मांगे तब पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। या आपने कोई रिलेटेड पार्टी से लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। डिपॉजिट वगैरह सब शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा तुम। करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो मैंने एक लोन लिया है 10 साल के लिए, 10 लाख का, हर साल मुझे 1-1 लाख पे करना है। 9 लाख तो मुझे 1 साल के बाद ही पे करना है, वो तो फिक्स है। बट जो 1 लाख की जो EMI है वो तो मुझे अभी पे करनी है ना।
1 साल के अंदर, तब होते करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म, वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब लोन का वो पार्ट जो रीपेबल है विद इन द 1 ईयर, वो आपको यहाँ पे लिखना। ट्रेड पेबल तो तुमको बता दिया मैंने कि ये ऐसा ऐसा होता है वो सब। अब ट्रेड पेबल को आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड पेबल है लेस देन आउटस्टैंडिंग 1 ईयर का इतना है, 1 to 2 ईयर में इतना है, 2 to 3 ईयर में इतना है, मोर देन 3 ईयर में इतना है, और ये सब अपने को आना पड़ेगा। आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में ये सब आपकी आ जाएगी चीज़, डिविडेंड पेबल है या इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वही मैंने बोला, कुछ भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, वो गारंटी नहीं है। तो हो सकता है तुम्हारा एम्प्लॉय अभी रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ महीने में पे करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। प्रॉपर्टी प्लान में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आने वाली है आपकी। उसके बाद इनटेंजिबल में क्या आता है, कोई गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सब आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपने किया, चाहे प्रॉपर्टी में किया है, इक्विटी में किया, प्रेफरेंस शेयर में किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो सब यहाँ पे दिखाना है, बट लॉन्ग टर्म आपने किसी को एडवांस दिया है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो भी आपने लॉन्ग टर्म लोन्स में एडवांस दिया, आप उसको सब क्लासीफाई भी करेंगे, सिक्योर्ड, कंसीडर गुड, अनसिक्योर्ड, कंसीडर गुड, डाउटफुल। क्योंकि एमसीक्यू से एग्जाम में आ सकता है कि आप इस तरह से किसको बांटते हो। आपको लिखना लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस को बांटते हैं और शॉर्ट टर्म को, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा, ट्रेड पेबल होगा, और कुछ आइटम होगी, याद रखना है। इसके अलावा आपके पास में है अदर करंट असेट, तो कुछ भी जो भी बचा हुआ सब हो गया, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में या कहीं पे भी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेंट्रीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल आ गया, WIP आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, स्टॉक इन ट्रेड भी आ गया, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट आ गया, लूज टूल्स आ गया। ये डेटर्स है, तो डेटर्स को भी आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि डेटर्स जो था वो मोर देन 1 वाला, लेस देन 1 वाला ये था, और डेटर्स में 6 महीने से बात शुरू होती है कि मेरे ऐसे डेटर्स है जो 6 महीने से कम के है डेटर्स, कुछ ऐसे जो 6 महीने से 1 साल के बीच में, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, तो ऐसा सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने को। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती है वो देख लो। वो बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आने वाली है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में ये सब चीज़ें आती है। के बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा अदर करंट असेट, सब खत्म हो गया। इसके अलावा भी एक चीज़ आती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, एंड कमिटमेंट। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, ये आती है नोट्स टू अकाउंट में। कहाँ पर आती है, अभी अपना पढ़ेंगे बाद में AS 29, तो समझ में आएगा कि ये कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी, ये नीचे आती है, नोट्स में आती है। तो अपने ऊपर किसी ने केस किया है, अपने किसी की गारंटी दी है, तो ये सब नोट्स में आते हैं, ठीक है। ये अपना AS होने दो तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब दे रखा, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है ताकि दिमाग में थोड़ा आएगा कि हाँ ऐसा चीज़ भी होता है। बाकी इतना डीप में जाने का काम नहीं है, ये सब चीज़ें बाकी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ये तुम लॉ में पढ़ो। तो ये जो है था, ये था तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या था ये अपना, बताइए। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया बैलेंस शीट का। ये है एज पर दी कंपनीज एक्ट शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1। क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा चैप्टर में काम आने वाला है। इवन ये BCom में भी काम आएगा, MCom में भी काम आएगा, CS कर रहे हो तो भी काम आएगा, सेम फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कि कंपनी एक्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे तुम CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हो या फाउंडेशन हो या इंटर हो या BCom कर रहे हो या MCom कर रहे हो, हर किसी के लिए ये फॉर्मेट। समझ में आया, ठीक है। बताओ, ये था अपना बेसिक फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट। अभी अपने को इसमें समझना है कि कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, कैसे अपन बैलेंस शीट बनाएंगे रियल लाइफ में, वो समझना। चलिए वो ब्रेक के बाद करते हैं अपन।